देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है राजपूत काल। और राजपूत काल में मैंने आपको इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश भी करा दिया है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार और गहलोत राठौर वंश भी करा दिया है, और आपका चौहान वंश भी इसमें मैंने आपका करा दिया है, ठीक है। आज जो बात करेंगे परमार वंश की बात करेंगे और चंदेल वंश की। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे परमार वंश और चंदेल वंश, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं परमार वंश से। देखिए परमार वंश की अगर बात की जाए, परमार वंश, तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? अगर यहाँ पे बात आती है संस्थापक की, तो परमार वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र था, ठीक है। कौन था? उपेंद्र। उपेंद्र परमार वंश का संस्थापक था। इसकी जो राजधानी थी, अगर राजधानी की बात की जाए तो इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो क्या बनाई थी? धारा नगरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। धारा नगरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक की बात जब आती है, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो सीक द्वितीय या श्री हर्ष को माना जाता है, ठीक है। किसे माना जाता है? सीयक द्वितीय को, सीयक द्वितीय, ठीक है। सीयक द्वितीय या कह सकते हैं श्री हर्ष को, ठीक है। तो इसे वास्तविक संस्थापक इसका माना जाता है। देखिए क्योंकि इसने जो है राष्ट्रकूटों को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता की घोषणा करी थी, ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने राष्ट्रकूटों को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता की घोषणा करी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटों को चुनौती देते हुए ठीक है, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक इसका माना जाता है। चलिए उसके बाद इसमें जो पूछता है, देखिए जो मालवा में परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष वाक्यपति मुंज ने किस समय में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसने त्रिपुरी को कालक्षेत्र था और चालुक्य नरेश तेलव द्वितीय को पराजित किया था। इसमें जो वो था एक शासक था मालवा में, देखिए मालवा में परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष वाक्यपति मुंज ने 973 से 95 ईस्वी के समय आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है मालवा में परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष, ठीक है। तो मालवा में परमाणु की शक्ति का उत्कर्ष कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। शक्ति का उत्कर्ष कब प्रारंभ हुआ और किसने किया, ठीक है। तो ये उत्कर्ष की अगर बात आती है तो ये किया था आपका वाक्यपति मुंज ने, ठीक है। वाक्यपति मुंज के समय प्रारंभ हुआ, ठीक है।
कब हुआ अगर इसकी बात करूं तो ये हुआ था आपका 973 ईस्वी से 995 ईस्वी पूर्व। ठीक है, देखिए इसने जो किया था वाक्य वाक्यपति मुनि ने, इसने त्रिपुरु के कलचुरी तथा चालुक्य नरेश तेलव द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, त्रिपुरी के जो थे, त्रिपुरु के थे कालचुरी कालचुरी और चालुक्य नरेश, चालुक्य चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय। ठीक है, तेलप द्वितीय, तो इन दोनों को इसने पराजित किया था। ठीक है, को पराजित किया था इसने। तो ये हो गया दोनों। अब इसमें जो आगे देखिए, इसमें आता है जो राजा भोज था वो परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, राजा भोज, तो इसमें राजा भोज का भी नाम आता है, राजा भोज। ठीक है, राजा भोज जो था इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, तो राजा भोज जो रहा ये आपका 1010 से 1066 ईस्वी तक। ठीक है, और राजा भोज जो था परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शासक था है। और देखिए उसकी राजनीति का जो विवरण है उदयपुर प्रसिद्धि से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी राजनीति का राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण जो प्राप्त होता है कहाँ से होता है, हमें उदयपुर प्रसिद्धि से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमें ये मिलता है इसकी राजनीतिक विवरण। ठीक है, देखिए भोज ने, इसने क्या किया था, भोज ने अपनी विद्वता के कारण कपिराज की उपाधि से विख्यात था। ठीक है, उपाधि की अगर बात करूं, इसकी उपाधि की, तो उपाधि जो थी इसे कविराज की उपाधि थी। ठीक है, भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से, ठीक है, विख्यात था। यह कौन सी उपाधि थी, कविराज। तो कविराज की जो उपाधि थी, ठीक है, तो कविराज की उपाधि थी, ये जो था शिक्षा और संस्कृत का, शिक्षा और संस्कृति का महान रक्षक था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, भोज अपनी विद्वता के कारण ठीक है, देखिए ये भोज जो था वो शिक्षा और संस्कृति का महान संरक्षक था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, वह शिक्षा और संस्कृति का महान संरक्षक था, संस्कृति का महान संरक्षक था। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
देखिए इसमें कुछ इसने जो बनवाए, अगर बात करूं भोज की, तो इसने भोज परमार ने इसने एक तो बनवाया भोज सागर तालाब, भोज सागर शहर भोज परमार ने बनवाया था। ठीक है, तो भोज सागर तालाब, भोज सागर तालाब और भोजपुर शहर, भोजपुर शहर तो किसने बनवाया? भोज परमार ने बनवाया था। ठीक है, तो भोज परमार ने बनवाया। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए इसने और जो बनवाया, सोमेश्वर, सोमनाथ, केदेश्वर तथा रामेश्वर मंदिर का भी निर्माण इसने कराया था। ठीक है, सोमेश्वर, 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 सोमनाथ, सोमनाथ, केदेश्वर, ठीक है, तो इन मंदिर का भी इसने निर्माण कराया था। ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए धारा नगरी की स्थापना भी भोज ने ही करी थी। ठीक है, धारा नगरी की स्थापना, तो धारा नगरी की स्थापना भी भोज ने ही करी थी। ठीक है, धारा नगरी की स्थापना, तो धारा नगरी की स्थापना भी किसने करी थी? आपकी भोज ने ही करी थी। ठीक है, भोज ने करी और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये भी इसमें आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया भोज ने, अपनी राजधानी धारा नगरी में करवाया था। सरस्वती मंदिर का जो निर्माण कराया था इसने, सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो सरस्वती मंदिर का जो निर्माण कराया था, सरस्वती मंदिर, तो सरस्वती मंदिर का जो निर्माण कराया था वो भोज ने कराया था अपनी राजधानी धारा नगरी में। ठीक है, भोज ने कराया कहाँ पर? धारा नगरी में। ठीक है, तो इसे जो जाना जाता था, कविराज की उपाधि मैंने आपको बताई थी, इसमें कविराज के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, देखिए इसकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करूं, फिर इसकी प्रमुख रचनाएं, अगर बात आती है प्रमुख रचनाएं, तो इसकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो इसकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, सम्रांग सूत्राधार, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व,
ठीक है, तो ये इसकी रचनाएं थी। तो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं ये भी इनको भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें जो बात आती है, देखिए भोज के शासनकाल में साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता था। ठीक है, जो भोज के शासनकाल में साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता था। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, भोज के शासनकाल में साहित्य का मक्का धारा को कहा जाता था। ठीक है, साहित्य का मक्का। किसे कहा जाता? धारा को। ठीक है, तो धारा को कहा जाता था। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। ठीक है, देखिए भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, भोजशाला मंदिर है एक, भोजशाला मंदिर, तो भी इसने बनवाया था, वो भी भोजशाला मंदिर। तो भोजशाला मंदिर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ये धार जिले में है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें बात आती है, देखिए उसके बाद जो इसमें आया 1305 ईस्वी में मालवा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना। ठीक है, मालवा जो था, मालवा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको नोट कर लेना, ये आगे बताऊंगा आपका दिल्ली सल्तनत का कैसे कैसे इसमें हुआ। ठीक है, चलिए इसमें आगे बात कर लेते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश, देखिए चंदेल वंश की शुरुआत जो हुई, तो चंदेल वंश का अगर संस्थापक की बात की जाए, चंदेल वंश का संस्थापक, तो संस्थापक जो था वो नन्नुक था। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो खुजरो चंदेलों की राजधानी थी। इनकी राजधानी की अगर बात करूं, राजधानी, तो राजधानी जो थी इनकी वो खुजरो चंदेलों की राजधानी थी। ठीक है, खुजराहो, तो खुजरो चंदेलों की राजधानी थी। उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी चंदेलों की, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी अगर उसकी बात की जाए, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कालिंजर यानी कि महोबा थी। प्रारंभिक राजधानी प्रारंभिक राजधानी क्या थी आपकी? कालिंजर। ठीक है, तो कालिंजर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जिसे बोलते हैं महोबा भी। ठीक है, तो इनकी ये प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद देखिए इसमें जो जो महत्वपूर्ण शासक रहा वो रहा यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन, तो यशोवर्मन जो था इसमें ये 930 से 950 ईस्वी। ठीक है, इसका जो शासक रहा ये इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था ये। ठीक है, तो महत्वपूर्ण शासक था। इसने मालवा और चेरी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था।
ठीक है, यशोवर्मन ने, इसने मालवा और चेरी पर, ठीक है, इसने मालवा और चेरी पर आक्रमण करा, ठीक है। तो इन दोनों पर इसने आक्रमण कर अपने राज्य में विस्तार किया था, ठीक है। ठीक है, तो ये भी चीज़ में आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद देखिए, यशोवर्मन की विजय एवं पराक्रम का जो वर्णन मिलता है वो खुजरो अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इसकी विजय का वर्णन की अगर बात करूं, इसकी विजय का वर्णन तो वो जो है खुजरो अभिलेख, ठीक है, खुजराहो अभिलेख। तो खुजरो अभिलेख में यशोवर्मन की विजय एवं पराक्रमण का वर्णन मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, यशोवर्मन ने जो निर्माण कराया तो इसने खुजरो में विष्णु को समर्पित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। विष्णु को समर्पित जो है चतुर्भुज मंदिर, जो चतुर्भुज मंदिर है, जो चतुर्भुज मंदिर, ये जो मंदिर है इसका निर्माण भी यशोवर्मन ने ही कराया था, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर किसे समर्पित है? विष्णु को समर्पित, ठीक है। तो विष्णु को ये समर्पित है और इसका निर्माण खुजरो में कराया गया था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था निर्माण इसका? खुजरो में। निर्माण किसने कराया आपका? यशोवर्मन ने, यशोवर्मन ने कराया। कहाँ पर कराया? स्थान आपका खुजरो में, ठीक है। तो खुजरो में इसका निर्माण कराया था। उसके बाद इसमें आता देखिए, जो कालिंजर से, खुजराहो से, महोबा, बांदा और अजयगढ़ से चंदेल वंश के अभिलेख भी अभिलेख के मिले हैं, ठीक है। यहाँ से जो हैं आपके, एक तो कालिंजर है, कालिंजर, खुजराहो, महोबा, बांदा है और आपका अजयगढ़ है। तो यहाँ से जो है वो चंदेल वंश के अभिलेख भी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनके अभिलेख मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें पूछता है, देखिए, यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित कर विष्णु प्रतिमा प्राप्त कर ली और इसे खुजरो में स्थापित किया था, ठीक है। तो यशोवर्मन ने जो था प्रतिहार राजा देवपाल को
देवपाल को पराजित करके विष्णु प्रतिमा हासिल कर ली थी। ठीक है, ठीक है, तो उसने विष्णु प्रतिमा प्राप्त कर ली थी और इसे खुजरों में स्थापित करवाया था। खुजरों में स्थापित इसे करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यशोवर्मन का पुत्र था धंगदेव। उसके बाद इसमें जो आता है धंगदेव, तो धंगदेव जो था, धंगदेव तो धंगदेव जो रहा 950 से 1008 ईस्वी। ठीक है, कौन था? यशोवर्मन का पुत्र था। ठीक है, यशोवर्मन का पुत्र था धंगदेव, यशोवर्मन का पुत्र। तो यशोवर्मन का पुत्र था ये धंगदेव। ठीक है, चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, और चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। ठीक है, चंदेल वंश का इसने देखिए कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया, और इसने क्या किया? कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कालिंजर को राजधानी बनाया। कालिंजर को राजधानी बनाया, और इसने क्या किया? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया धंगदेव ने। ठीक है, और इसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये इसके कार्य थे, इसने इनका निर्माण कराया। और देखिए इसने बैद्यनाथ, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव मंदिर का जिन्नानाथ मंदिरों का भी इसमें निर्माण कराया था। और मंदिरों की अगर बात करूं, देखिए इसने जो मंदिर थे, मंदिरों का निर्माण धंगदेव। ठीक है, तो धंगदेव ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया, और इसकी बात करूं तो इसने मंदिर थे बैद्यनाथ। ठीक है, तो बैद्यनाथ मंदिर का भी इसने निर्माण कराया। बैद्यनाथ, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव, और इसने कराया जिन्नानाथ। ठीक है, तो इसने इनका निर्माण कराया था। देखिए धंगदेव हिंदू शाही राजा जयपाल द्वारा जो था, तो इसने धंगदेव ने हिंदू शाही राजा जयपाल तथा तुर्कों के विरुद्ध बनाए गए संघ में शामिल हुआ था। ये जो था धंगदेव की अगर बात की जाए, धंगदेव, तो धंगदेव हिंदू शाही राजा जयपाल द्वारा तुर्कों के विरुद्ध बनाए गए संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, हिंदू शाही राजा जयपाल, कौन था? जयपाल, जयपाल द्वारा तुर्कों के विरुद्ध बनाए गए
बनाए गए संघ में शामिल हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इनके द्वारा संघ में शामिल हुआ था। देखिए, धंगदेव ने प्रयाग में जाकर संगम में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो धंगदेव ने प्रयाग में जाकर संगम में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, प्रयाग में जाकर संगम में जल समाधि इसने ले ली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो आता है देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग तो उसने चंदेलों ने ही किया था। ठीक है, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उपयोग, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, देवनागरी लिपि का उपयोग। तो वो किसने किया था? चंदेल राजाओं ने ही करवाया था। ठीक है, अपने लेखों में चंदेल राजाओं ने ही करवाया था। चंदेल राजाओं ने अपने लेखों में करवाया था। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में परमादेव परमिल अंतिम शासक की अगर बात करूं, इसका अंतिम शासक तो अंतिम शासक था परमदेव परिमल। ठीक है, तो बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में परमदेव परमिल अंतिम शासक था। ठीक है, ठीक है, इसे परिमल भी बोलते हैं। तो ये अंतिम शासक था बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में। ठीक है, ठीक है, तो अंतिम शासक था ये, और ये जो था अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध योद्धा आला और उदल जो थे तो इसके दरबार में ही रहते थे। तो प्रसिद्ध योद्धा कौन थे? आला और उदल। ठीक है, आला और उदल, और दूसरा था आपका उदल। तो ये दोनों इसके दरबार में ही रहते थे। ठीक है, तो इसके दरबार में रहते थे ये। ठीक है, तो ये शक्तिशाली शासक था। उसके बाद इसमें आती है चंदेल वंश का अंतिम शासक। यहाँ पे अगर बात करूँ चंदेल वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक जो था वो वीरवर्मन द्वितीय था। ठीक है, वीरवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। वीरवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल का टॉपिक रहेगा हमारा सोलंकी वंश। ठीक है, तो कल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको सोलंकी वंश और सिसोदिया वंश।
तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलेंगे इसी समय, जब तक के लिए धन्यवाद।